जय हिंद दोस्तों। क्लाइमेक्स गुरुकुल्स में आपका पुनः स्वागत है। मैं हूं राहुल। आज हम लोग बिहार का इतिहास का मध्यकालीन इतिहास देखेंगे। मध्यकालीन इतिहास देखेंगे। इससे पहले हम लोग प्राचीन जस्ट कंप्लीट किए हैं। प्राचीन इतिहास आप अगर नहीं देखे होंगे तो अच्छे से देख लेंगे, क्योंकि बिहार का तमाम जो एग्ज़ाम है, बिहार पुलिस दरोगा, बीएसएससी या बिहार के जो भी एग्ज़ाम आती है, या आपको देश का भी जो एग्जाम आता है, तो बिहार का जो प्राचीन है वह भारत का भी इतिहास है। जैसे मध्यकालीन, वैसे मध्यकालीन बोल रहे हैं, मगध या जो भी है, गुप्त वंश या मौर्य वंश, जो भी आपको इतिहास हम लोग प्राचीन कालों में पढ़े, वो आपको भारत के भी इतिहास में देखने के लिए मिलता है। इस चलते मध्यकाल इस प्राचीन इतिहास जो पढ़ाया गया उसको अच्छे से देख लिया कीजिएगा, है ना। और अच्छे से देख कर कॉपी पे नोट करेंगे। आइए आज हम लोग मध्यकालीन बिहार का इतिहास पढ़ते हैं। मध्यकालीन बिहार का इतिहास, है ना। तो इसमें हम लोग देखते हैं, है ना, कि क्या हम लोग को पढ़ना है इस इतिहास में। तो देखिए, बिहार का जानकारी अगर बात करते हैं या मध्यकालीन बिहार के इतिहास में, तो मध्यकालीन बिहार के इतिहास में आपको सिख के बारे में पढ़ने हैं कि बिहार में सिखों का क्या योगदान है। जैसे आप जानते हैं कि बिहार में एक सिख का भी जन्म हुआ है। वैसे हम तुर्क आक्रमण के बारे में देखेंगे कि बिहार में कौन सा तुर्क शासन बिहार में था, है ना। स्थानीय कुछ वंश देखेंगे, जैसे स्थानीय वंश में कर्नाटक वंश देखेंगे। दिल्ली सल्तनत, मतलब सल्तनत, जो दिल्ली सल्तनत था उस समय बिहार के क्या योगदान है, या बिहार में उस समय कौन थे राजा या नहीं था राजा, इसके बारे में देखेंगे। मुगल काल के समय बिहार का क्या योगदान है, बिहार में क्या था इसकी भूमिका। अफगान शासनों में बिहार के क्या योगदान है। अफगान शासन हम जानते हैं कि शेरशाह सूरी। आज हम लोग शेरशाह सूरी के बारे में भी देखेंगे, है ना। ये तमाम जो पाँच को छः को दिख रहे पॉइंट, ये दिख रहे 1 2 3 4 5 6, जो तमाम दिख रहे हैं, पूरा का पूरा मध्यकालीन बिहार के इतिहास के बारे में दिख रहे हैं। तो चलिए हम लोग बारी बारी से 5 6 पॉइंट पढ़ लेंगे तो आपका मध्यकालीन बिहार के इतिहास क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। तो वो यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलिए। कोई दिक्कत यहाँ तक है तो बोलिए। नहीं दिक्कत है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं तब। आइए। पहली पॉइंट क्या दिखाया जा रहा है, यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है कि तुर्क तुर्क शासन में बिहार का योगदान क्या था। मतलब तुर्क के समय में बिहार का योगदान क्या था, है ना। देखते हैं कि तुर्क तुर्क शासक बख्तियार खिलजी के बारे में बात कर रहा है। तो पहली पॉइंट क्या लिखा गया है कि बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का वास्तविक श्रेय जो है वो बख्तियार खिलजी को ही माना जाता है। क्या माना जाता है कि बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना, वास्तव वास्तव में हम लोग भारत में तुर्क के बारे में बोलते हैं तो ऐबक बोलते हैं, फिर वास्तविक में इल्तुतमिश बोलते हैं। वैसे बिहार में, लेकिन ऐबक का, भारत में ऐबक का योगदान है, लेकिन बिहार में अगर बात करते हैं तो उसी समय, जिस समय ऐबक राज करना चाहता था भारत पर, उसी समय बिहार का वास्तविक श्रेय किसे जाता है तो बख्तियार खिलजी को जाता है। बख्तियार लिखा गया है, बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था। दास बोलेंगे, सेनापति बोलेंगे, सेना नायक बोलेंगे, जो भी है, लेकिन दास हम लोग लेके चलेंगे, गुलाम था। क्या था, गुलाम था। अगले पॉइंट क्या बोल रहा है कि बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय बिहार में छोटे छोटे शासकों का शासन था, जिसमें उत्तर बिहार में कर्नाट वंश हुआ करता था। कौन सा वंश था बहादुर? उत्तर बिहार में कर्नाट वंश था। कोई दिक्कत? उत्तर बिहार में कर्नाट वंश था। आगे देखिए, बख्तियार खिलजी की पहली महत्वपूर्ण सफलता उदंतपुरी विहार, जो बिहार शरीफ, जहाँ पर बिहार शरीफ है, उदंतपुरी बिहार के विजय में हुआ था। तो कब विजय किया था? 1198 में। यही चलते बोला जाता है कि बख्तियार खिलजी जो है बिहार पर आक्रमण कब किया, तो 1198 में बोला जाता है। कब किया 1198 में। अगली पॉइंट क्या बोल रहा है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। बोल रहा है कि बख्तियार खिलजी ने उदंतपुरी के साथ नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। इन विद्यालयों में उसने
आग लगवा दिया था। मतलब उदंतपुरी, नालंदा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ये तीनों के तीनों है ना, ये तीनों में क्या कर दिया, बख्तियार खिलजी ने आग लगा दिया। ये बोला जाता है कि आग लगाया गया ना, लगभग 6 माह तक इसमें किताबें जलते रह गई थी। समझ आए कि इस विश्वविद्यालय में कितनी किताबें थे। देखिए, पिछले क्लास में हम प्राचीन इतिहास में बताए हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किया किसने, उदंतपुरी के स्थापना किसने किया। इस सब के पीछे हम प्राचीन में बता चुके हैं। वही प्राचीन के बाद ही ना मध्यकालीन शुरू किए, यानी कि विश्वविद्यालय पहले बना था, अब आया बख्तियार खिलजी तो अब विध्वंस कर रहा है। अगली पॉइंट है, उसने 1203 से 1204 में नदिया, नदिया का जिला है, नदिया बंगाल पर चढ़ाई की, जो सेन वंश की राजधानी थी। नदिया जो जगह है, नदिया जगह है बंगाल का, उस सेन वंश की क्या थी, यहाँ पर राजधानी थी। उस समय जिस समय सेन वंश था, जिस समय बख्तियार खिलजी आया, उस समय सेन वंश का शासक था लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन बिना लड़े हुए डर कर क्या कर दिया, भाग गया। बख्तियार ने इस क्षेत्र पर अधिकार कर लखनौती को अपने राजधानी बना दिया। हालांकि पहले सेन वंश का राजधानी कहा था नदिया, लेकिन इस क्षेत्र पर अधिकार करने के बाद, जो सेन वंश का क्षेत्र पर अधिकार करने के बाद उसका राजधानी कहाँ बना दिया, तो लखनौती। क्यों? क्योंकि लक्ष्मण सेन जो है सम्राट को छोड़ के भाग गया डर कर, सिलेंडर बोल के। तो बख्तियार खिलजी आराम से एक राजधानी बना दिया लखनौती। तो आपसे पूछेगा कि जब नदिया पर या बंगाल पर जब आक्रमण किया था बख्तियार खिलजी, तो उस समय सेन वंश का संस्थापक कौन था, लक्ष्मण सेन। और सेन वंश को का अपने अंडर में कर कर कहाँ राजधानी बनाया, तो लखनऊती। आगे देखिए, बख्तियार की हत्या उसके एक उत्तराधिकारी, मैंने बख्तियार की हत्या कौन कर दिया, एक उसका उत्तराधिकारी था अली मर्दान ने कर दिया। उसके शव को बिहार शरीफ में इमादपुर में दफनाया गया है ना। कोई दिक्कत है बहादुर? तो यानी कि आपसे पूछेगा कि बख्तियार खिलजी की हत्या किसने कर दिया, तो अली मर्दान। ठीक है। अब बख्तियार खिलजी का बॉडी कहाँ दफनाया गया, तो बिहार शरीफ में दफनाया गया है। बिहार शरीफ की एक जगह है, इमादपुर में दफनाया गया है। कहाँ? इमादपुर में दफनाया गया है। तो बहादुर लोग हम लोग यहाँ पर देख लिए कि इसमें जो आपको एक दिख रहा था, जो क्या दिख रहा था कि तुर्क का आक्रमण या तुर्क शासन, तुर्क के बारे में हम लोग पूरा डिटेल से कर रहे हैं। देखिए ध्यान से देखेंगे बहादुर लोग, इसमें हम लोग तुर्क के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तुर्क में जो बख्तियार खिलजी था उसका डेटा हम लोग अच्छे से देख लिए। अब हम लोग देखते हैं स्थानीय वंश, मतलब का स्थानीय वंश में कर्नाट वंश के बारे में देखेंगे। जो कर्नाट के बारे में बात कर रहे हैं उसके पॉइंट देखेंगे। मिथिला के कर्नाट वंश, मिथिला जो क्षेत्र में था उत्तरी बिहार में जो जगह है, उसके बारे में देखिए 2-3 पॉइंट लिखा गया है। पाल पाल वंश के पतन के दौरान, मतलब पाल वंश जो था ना, जो गोपाल स्थान संस्थापक था, धर्मपाल, गोपाल, सॉरी, गोपाल जो संस्थापक था, तो जो पाल वंश के पतन मतलब पाल वंश के समाप्त के दौरान तिरहुत में, तिरहुत और मिथिला क्षेत्र में कर्नाट वंश का उदय हुआ। तिरहुत और मिथिला जो क्षेत्र है किसका उदय हुआ, तो कर्नाट वंश का। आइए कर्नाट वंश के बारे में और देखते हैं। कर्नाट वंश का संस्थापक बोला जाता है कि नान्यदेव। हालांकि ये बीपीएससी में बहुत बार सवाल कर चुका है। क्यों? क्योंकि बिहार का ही वंश है ना, तो बीपीएससी सवाल पूछबे करेगा। कर्नाट वंश की राजधानी सिमरावगढ़ थी, जो वर्तमान में कहाँ पड़ता है बहादुर, नेपाल में पड़ता है। वर्तमान में जो सिमरावगढ़ है वो कहाँ पड़ता है, तो नेपाल में पड़ता है। कोई दिक्कत यहाँ तक ना? आगे बोल रहा है, बख्तियार खिलजी के बिहार अभियान के समय कर्नाट शासक नरसिंह देव उसे नजराना भेंट देकर सहयोग किया था। क्योंकि कर्नाट वंश का सेन वंश से संघर्ष चल रहा था। देखिए ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे क्या बोलना चाहता है। जब कर्नाट वंश चल रहा था उस समय एक शासक था, कौन था, नरसिंह देव। देखिए जब बख्तियार खिलजी बिहार पर आक्रमण करता है ना, उस समय कर्नाट वंश का शासक था नरसिंह देव। नरसिंह देव जो है ना, बख्तियार खिलजी को मदद करता है। क्यों बख्तियार खिलजी को मदद करता है ना, कि आप जो सेन वंश पर, लक्ष्मण सेन पर आक्रमण करना है, आक्रमण कीजिए, क्योंकि हमारा प्रिय दुश्मन है, हम दुश्मन को देखना नहीं चाहते। तो बख्तियार खिलजी जो है
कि नरसिंह देव के मदद से ही नरसिंह देव की मदद से ही सेन वंश के शासक पर आक्रमण किया था। कोई दिक्कत? आगे देखिए, कर्नाट वंश पर तुर्क सेनापति तुगरिल तुगन तुगरिल तुगन के अभियान की चर्चा तिब्बती धर्मास्वामी ने की थी। मतलब तिब्बती एक इतिहासकार है, वो धर्मास्वामी ने की थी, है ना। ये किया कि कर्नाटक वंश पर एक तुर्क सेनापति का अभियान चलाया गया था। वो तुर्क सेनापति कौन है? तो तुगरिल तुगन था, है ना। आगे देखिए, सामान्यतः दिल्ली के सुल्तान के साथ कर्नाट वंश का संबंध नजराना एवं भेंट का था। मतलब कि अब क्षेत्र को कब्जा कर वहाँ के राजा को नजराना या भेंट के रूप में, मतलब कि एक पेंशन के रूप में पैसा दिया करता था कि आप आराम से बैठो, सब पैसा हम आपको देंगे, आप बदमाशी नहीं करेंगे या हमसे विवाद नहीं करेंगे, आप बैठिए और हमको हजाना कर दीजिए, नजराना दीजिए और भेंट पेश कीजिए, है ना। परंतु गयासुद्दीन तुगलक ने अपने बंगाल अभियान की गयासुद्दीन तुगलक वंश का शासक गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल अभियान कब किया था? 1324-25 के क्रम में कर्नाट क्षेत्र पर विजय हासिल किया। कर्नाट क्षेत्र पर क्या कर लिया? विजय हासिल कर लिया। कौन कर लिया? तो गयासुद्दीन तुगलक। आगे बोल रहा है, गयासुद्दीन तुगलक के अभियान के समय कर्नाट वंश का शासक कौन था बहादुर? तो हरि सिंह देव था। कौन था? हरि सिंह देव। अगर बख्तियार खिलजी के समय बोलेंगे तो हरि सिंह क्या था? देखिए यहाँ पर क्या था, वहाँ पर नरसिंह देव था। लेकिन जब गयासुद्दीन तुगलक किया तुगलक वंश का शासक गयासुद्दीन तुगलक जब आक्रमण करता है तो कौन था वहाँ उस समय के राजा कर्नाटक वंश का? तो हरि सिंह देव। कोई दिक्कत? हरि सिंह देव कब से कब तक शासन किया? तो इतना से इतना तक किया। और समाज सुधारक भी था। क्या था ये? समाज सुधारक भी था। आगे पॉइंट देखिए, नरसिंह इस वंश का अंतिम शासक था। उसके समय पंजी प्रबंधन का भी विकास हुआ। पंजी प्रबंधन का भी क्या हुआ? प्रबंध का भी विकास हुआ। मतलब कि कर्नाटक वंश का अंतिम शासक कौन है? तो हरि सिंह है ना। आइए, अब कर्नाटक हो गया तो अब हम सल्तनत में आते हैं। दिल्ली सल्तनत के ज़माना में जब दिल्ली में सल्तनत चल रहा था तो बिहार में क्या योगदान था, इस पॉइंट को हम लोग देखते हैं। लिखा गया है कि दिल्ली के सुल्तान एवं बंगाल शासकों के बीच निरंतर होने वाले संघर्ष में बिहार लंबे समय तक युद्ध पर अखाड़ा बना रहा, है ना। मतलब कि सल्तनत चाहता था कि बिहार को मिला ले, लेकिन बिहार का शासक युद्ध करते रहे कि नहीं नहीं नहीं, मैं लंबा समय तक रहा। एक समय आता है इल्तुतमिश के ज़माने में। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने बिहार पर अभियान किया। उसने 1225 में बंगाल एवं बिहार पर अधिकार कर लिया। जिसमें बंगाल और बिहार पर अधिकार किया, दोनों एक में था, है ना। परंतु यह अधिकार उसके उत्तराधिकारी के समय खत्म हो गया। मतलब वो तो किया, लेकिन उसका उत्तराधिकारी जब से बैठा तो कुछ देर के बाद क्या हो गया? खत्म हो गया। आगे आइए, तुगलक काल में बिहार पर सुल्तानों का वास्तविक नियंत्रण हुआ। तुगलक काल में, जिसे भी हम बोले गयासुद्दीन तुगलक किया था। गयासुद्दीन तुगलक ने कर्नाटक क्षेत्र पर विजय प्राप्त किया ना बहादुर लोग। आगे देखिए, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन के बाद फिरोज शाह तुगलक आते हैं, इसका बाल बुतरू। फिरोज शाह तुगलक भी अपने बंगाल अभियान चलाया। कब चलाया? 1359 के समय बिहार आया और पटना गया से उसके अभिलेख प्राप्त हुए हैं। मतलब अभिलेख में यह मिलता है कि फिरोज शाह तुगलक भी बिहार में आया था। और कहाँ आया था? पटना गया क्षेत्र में आया था। राजगीर के जैन मंदिर के अभिलेखों में उनके द्वारा अनुदान देने का प्रमाण भी मिलते हैं। मतलब कि जैन मंदिर जो है राजगीर में, उसमें उसमें अभिलेखों में यह जानकारी मिलता है कि फिरोज शाह तुगलक जो है से कुछ अनुदान दिया था, है ना, कुछ चंदा दिया था। तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। ये भी बीपीएससी में पूछा हुआ सवाल है ना। बीपीएससी में सवाल पूछा गया है कि तुगलक समय जब तुगलक चल रहा था हमारे देश में, उस समय बिहार की राजधानी कहाँ थी? बिहार की राजधानी तो बिहार शरीफ। उस काल में बिहार शरीफ का
बिहार शरीफ का नगर बौद्ध धर्म का केंद्र हुआ करता है। जिस समय चल रहा था कांड, उसमें बिहार शरीफ का नगर जो है बौद्ध धर्म का केंद्र हुआ करता है ना। आइए, तुगलक काल में बिहार के प्रशासकों में सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है किसको? मलिक इब्राहिम। मलिक इब्राहिम का है, जो मलिक बया कहलाते हैं। इसका मकबरा बिहार शरीफ में पहाड़ी पर स्थित है। बिहार शरीफ में पहाड़ी पर स्थित है। किसको? तुगलक काल में बिहार के प्रशासकों में महत्वपूर्ण नाम जो है मलिक इब्राहिम का है, जो मलिक बया कहलाते थे, है ना। आगे देखिए, बोल रहा है कि तेरहवीं सदी के मध्य में मिन्हाज का रचना किताब नसरी में बिहार का नाम उल्लेख मिलता है ना। ये मिन्हाज जो है, मिन्हाज ए सिराज की एक रचना किताब है। तबकात नसरी में बिहार के नाम का उल्लेख है, बिहार नाम का उल्लेख मिलता है मिन्हाज ए सिराज के ग्रंथ में, है ना। आगे आइए, अब हम लोग आते हैं अफगान के समय। अफगान शासक में बिहार का क्या योगदान है ना। अफगान शासक में बिहार का क्या योगदान है, अब बारी बारी से हम लोग देखते हैं। चलिए, तो इसे यहाँ तक समझ में आपको आया कि नहीं आया? चलिए, इसके कुछ है आपके पास सवाल तो कमेंट कीजिए, तब तक थोड़ा हम पानी पी लेते हैं। चलिए चलिए, बोला जाए कोई समस्या है तो, और समस्या नहीं है तो आइए, अब अफगान शासक में बिहार का योगदान देखते हैं। अफगान शासक में बिहार का योगदान, जैसे पहली पॉइंट लिखा गया है, सिकंदर लोदी जो लोदी वंश का शासक है, सिकंदर लोदी ने 1495 में दरिया खान नूहानी को बिहार में प्रशासक राजपाल नियुक्त किया था। कौन? सिकंदर लोदी जो है, आपको 1495-96 में दरिया खान नूहानी को कहाँ का राजपाल बनाया? तो बिहार में प्रशासक या राजपाल नियुक्त किया, है ना। अब इब्राहिम लोदी के मृत्यु के बाद, देखिए सिकंदर लोदी के बाद इब्राहिम लोदी आया, ठीक ना, इसका बेटा। इब्राहिम लोदी के मृत्यु के बाद दरिया खान नूहानी का पुत्र बहार खान नूहानी ने स्वतंत्र सत्ता की घोषणा कर दी। देखिए ध्यान से, जब सिकंदर लोदी था तो दरिया खान नूहानी था, जब इसका बेटा यहाँ पर बैठा तो इसका बेटा भी यहाँ पर बैठ गया, है ना, घोषणा कर दी। दूसरी ओर अफगान शासक महमूद लोदी बाबर से बचने के लिए बिहार आ गया। महमूद लोदी जो है, वो महमूद लोदी, ये आपको बाबर उस समय आप जानते हैं कि 1400 क्या 1400 बोला 1419-25 में जब बिहार में आक्रमण किया था, भारत में आक्रमण किया था बाबर, उस समय इस व्यक्ति था, तो भाग कर कहाँ आ गया? जान बचाकर बिहार में आया। तो बाबर का पॉइंट देखेंगे, बाबर ने 1529 में जब घाघरा की लड़ाई लड़ रहा था, बिहार के इन अफगानों का पराजित किया था। बिहार में ये भी था, ये भी लड़ रहा था। कौन? महमूद लोदी था, और भी व्यक्ति थे, है ना। तो घाघरा की तो जानते हैं कि बाबर और महमूद लोदी और भी बहुत सारे लोग इसमें थे, है ना। तो इसका पॉइंट आप जानते हैं कि बाबर 1529 में युद्ध करता है, तो बिहार के अफगान के साथ लड़ा गया था, और अफगान लोग क्या कर गए थे? बहादुर लोग तो पराजित हो गए थे। आगे पॉइंट देख लीजिए, क्या बोल रहा है कि घाघरा के युद्ध के बाद बिहार में शेर शाह के नेतृत्व में एक अफगानों का उदय हुआ। घाघरा का जब युद्ध हुआ 1529 में, तो बिहार में एक 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 शेर शाह के नेतृत्व में एक अफगानों का गठन बना, उदय हुआ। तो आइए थोड़ा सा हम लोग शेर शाह के बारे में पढ़ लेते हैं। पहली पॉइंट शेर शाह क्या है, एग्जाम के फिर से फैक्ट है कि शेर शाह सूरी का जन्म हुआ था 1486 में।
उसके पिता का नाम है हसन खां, जो सासाराम के जागीरदार थे। शेर शाह के बचपन का नाम फरीद खां है। ये भी बीपीएससी में सवाल पूछा गया है। बहार बहार खान नूहानी ने फरीद खां को बहार खान नूहानी ने फरीद खां को शेर खां की उपाधि दी थी। क्या दी थी? शेर खां की उपाधि। हालांकि बोला जाता है ना कि शेर खां को उपाधि कैसे दिया गया। बहार खान नूहानी एक टाइम जा रहा था, जंगल में घूमने गया था और अचानक शेर जो है से बहार खान नूहानी, हालांकि बहार खान नूहानी का ही सेनापति था शेर खां फरीद जो है, जिसको शेर ससुरी बोलते हैं, वो बहार खान नूहानी के सेनापति था। और जब गए थे इन लोग जंगल में शिकार करने, जब पहले के राजा लोग थे, हरिन को मारना या शेर को मारना बड़ी चॉइस करते थे। अचानक जंगल में शेर धावा बोल दिया बहार खान नूहानी पर। ये जो फरीद खां बोला जाता है कि शेर से लड़ा था और शेर को एक तलवार मारा था, ऐसा ना कि शेर का एकदम शरीर और मुड़ी अलग अलग हो गया था, है ना, सर धड़ से अलग कर दिया था। तो राजा खुश होकर वही फरीद खां को क्या उपाय दे दिया? शेर खां को उपाय दे दिया। कोई दिक्कत? आगे पॉइंट देखिए। शेर खां ने नूहानियों के पतन के बाद बहार खां की विधवा दुदू बेगम से विवाह कर ली और अपने अधीन कर लिया। जैसे क्या है ना कि जब बहार खान नूहानी की मृत्यु हो गया, इसका पुत्र भी वो छोटा सा पुत्र था, है ना, इसका पुत्र बहार खान नूहानी के, लेकिन इसको लगा ना फरीद खां मतलब शेर खां को या शेर ससुरी को, कि हम सब दिन सेनापति के ही काम नहीं करेंगे, क्योंकि बाबर से हमको मुगल से लड़ना है ना, मुगल शासक से लड़ना है। तो मुगल शासक से हम तभी लड़ सकते हैं जब हम खुद राजा रहेंगे। ये विचार करते हुए डायरेक्ट विधवा महिला जो है ना, अपने राजा के पत्नी से विधवा महिला से क्या कर लिया? विवाह कर ली। कोई दिक्कत? विवाह कर ली तो अब तो भाई रानी है ही, तब तो शेर शाह भी क्या कहलाएगा? राजा कहलाएगा। अब राजा कहलाएगा तो कोई से लड़ सकता है, कुछ फैसला ले सकता है ना। तो ये सब कहानी थी। आगे देखिए क्या है। शेर खां ने 1534 ईस्वी में सूरजगढ़ की लड़ाई में बंगाल को पराजित कर लिया। बंगाल को पराजित कर उस पर अधिकार कर लिया, है ना। सूरजगढ़ का जो लड़ाई लड़ा 1534 में शेरशाह, और बंगाल का जो क्षेत्र का कर लिया, कब्जा कर लिया। आगे आइए, आगे लिखा गया है, बहुत दिव्य पॉइंट है कि 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया। यही हुमायूं जो बाबर के पुत्र है, हुमायूं को पराजित करके उसने शेर शाह की उपाधि धारण कर लिया। शेर खां का था भी। और जो हुमायूं को पराजित किया चौसा के युद्ध में, चौसा कहाँ पर है बहादुर लोग? आप जानते हैं, है ना, चौसा बिहार में पड़ता है, बक्सर क्षेत्र में। और शेर शाह को उपाधि धारण कर लिया। 1540 में कनौज या बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर उसने दिल्ली में सूर्यवंश का स्थापना कर दिया। देखिए, आप जानते हैं कि 1526 में बाबर ने मुगल का स्थापना कर दिया था, लेकिन 1540 में क्या कर दिया? यही शेर शाह ने, उस समय के मुगल का शासक कौन था? हुमायूं था। हुमायूं को पराजित करके हुमायूं को भगा दिया और फिर वही दिल्ली वाला जगह पर जहाँ पर मुगल शासक था, वही दिल्ली में कौन सा स्थापना कर दिया? सूर्यवंश की स्थापना कर दिया। कौन कर दिया सूर्यवंश की स्थापना? तो आपको शेर शाह सूरी द्वारा कर दिया गया। आइए एक पॉइंट और देखते हैं एग्जाम के व्यू से। 1541 में शेर शाह ने पटना का दुर्ग बनवाया तथा इस नगर को बिहार की राजधानी बना दिया। मतलब पटना को बिहार का राजधानी बनाने वाला कौन है? तो शेर शाह सूरी, है ना। इस कहानी को वर्णन अब्दुल्ला के तारीख़ दाऊदी में मिलता है। तारीख़ दाऊदी में मिलता है। इसका यह जानकारी मिलता है कि शेर शाह सूरी जो था ना, 1551 में पटना का एक दुर्ग बनवाया और वही दुर्ग को बिहार का बना दिया, राजधानी बना दिया। आगे देखिए, या डायरेक्ट बोल सकते हैं कि पटना राजधानी किसने बनाया था। हालांकि पटना जो बनाया था ना, पाटलिपुत्र से खींच के लाया था पटना। चलते बोला भी आता है कि 1541 में पाटलिपुत्र से पटना कौन लाया? तो शेर शाह सूरी लाया। आगे देखिए, 1543 में रायसीन, 1544 में मारवाड़ पर विजय प्राप्त किया।
1545 की कहानी बहुत ज़बरदस्त है। 1545 में कालिंजर अभियान में गोला फटने की वजह से इसका क्या हो गया, मृत्यु हो गया। ध्यान से देखेंगे, शेर शाह को लगा कि हम लगभग बहुत सा क्षेत्र जीत लिए हैं, अब बचा है कालिंजर अभियान। कालिंजर अभियान 1545 में तो किया। अब कालिंजर को उस समय कराया था कीरत सिंह। क्या था? कीरत, इसमें लिखा नहीं गया है लेकिन देख लीजिए, कीरत सिंह था। क्या था? कीरत सिंह। इसको लिख लेंगे, है ना, कीरत सिंह। कीरत सिंह पर आक्रमण करता है, लेकिन किला इतना मजबूत था ना, और ऊंचाई पर पहाड़ पर किला था, तो बम बिगा तोप से, तो बम जाकर दीवार से टकराया, लेकिन दीवार से टकरा के वहां से फटा नहीं, उठा घर किसी के पास आ गया। और टकरा किसी के पास आ गया और इसके पास आके फट गया। अब फटा तो इसके पास पहले से भी तो बम रखल था, अब फटा तो पूरा जबरदस्त फट गया। तो बेचारा शेर शाह भी का हो गया, फट गया, है ना। तो यही फट गया, तो 1545 में इसका मृत्यु हो गया। कालिंजर अभियान के समय ही क्या हो गया, इसका मृत्यु हो गया। कोई दिक्कत? आगे पॉइंट देखिए, शेर शाह ने अपने जीवन काल में ही, शेर शाह जब जिंदा था तो अपने जीवन काल में ही सासाराम में इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला पर आधारित मकबरा का निर्माण करवाया था। देखो ध्यान से, शेर शाह सूरी का मकबरा देखे है ना सासाराम में, वो कौन सा कला का नाम है, इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला पर, मतलब इंडो इस्लामिक के आधार पर। जैसे देखें वहाँ पर खिड़की डिजाइन से बना होगा, खिड़की के ऊपरे होगा आपको, ऐसे होगा। देखिए देखिए, इसका कहने का मतलब है ऐसे है। जैसे आप ऐसे बनाया हुआ है, ऐसे बनाया हुआ है ना, देखे ना, ऐसे बनाया हुआ गेट, ऐसे बनाया हुआ गेट, लेकिन यहाँ पर ऐसे बनाया हुआ, यहाँ पर ऐसे है, ऐसे देखिए, ऐसे इस टाइप पर है, ऐसे है। सब गेट के पास ऐसे मिलेगा, सब खिड़की के पास ऐसे मिलेगा। यही इंडो इस्लामिक डिजाइन है, डिजाइन और कला के नाम है इंडो इस्लामिक, है ना। चाहे चाहे आपको गुंबज बनाया गया है, गुंबज, तो गुंबज के पास भी ऐसे डबल होगा, इससे डबल, गुंबज के पास भी ऐसे डबल होगा। अरे है कि नहीं डबल? तो ऐसे यही इंडो इस्लामिक है। कोई दिक्कत समझने में? आगे देखिए। आगे देखिए, आगे क्या बोल रहा है कि शेर शाह की मृत्यु के बाद उसके पुत्र इस्लाम शाह ने इसे बनवाया था। ये जो बनाया तो गया था, ये बनाया था कि 1545 से 1500 में नहीं, इसको जिंदे में बनाया गया था, है ना। और कौन बनाया था? इस्लाम शाह ने बनवाया था। कृत्रिम झील के मध्य में यह इमारत आकार में अष्टकोणीय है एवं लाल लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। मतलब कि गोले गोले सम इस्लामी का है। एक आपको झील है, बनाया गया झील है, और झीले के अंदर से बनाया गया वैसे रास्ता है। आप लोग गए होंगे, हमको उम्मीद है, और यहीं पर आपको किला है ना। और गोले गोले क्या है? तो गोले गोले झील है। अब बलुआ पत्थर से बनाया है, क्या? लाल बलुआ पत्थर से इसका निर्माण कराया गया है। चलिए आगे थोड़ा सा और कुछ फैक्ट देख लेते हैं इसमें। शेर शाह ने बिहार में रोहतास किला बनवाया। हालांकि दिल्ली में भी किला बनवाया था, दिल्ली में भी किला बनवाया गया है इसके द्वारा। शेर शाह ने जब्ती प्रणाली चलाई थी, जिसमें भूमि के माप के आधार पर लगान निर्धारण किया जाता था। बाद में इसे अकबर भी चलाया। जो ये भूमि के लिए चलाया गया था जब्त प्रणाली, और जब्त प्रणाली को ही बाद में अकबर के ज़माना में दीन इलाही इक्ता प्रथा भी चलाया गया था। दीन इलाही वगैरह सब ज्ञान यहीं से लिया गया था, है ना। अकबर भी ज्ञान चलाया था। और इस शेर शाह सूरी के बहुत ज़्यादा योगदान है। जैसे आगे देखिए, शेर शाह का शासन सुव्यवस्थित शासन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध था। उसने संचार व्यवस्था, डाक व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था में व्यापक सुधार किया था। हालांकि इसी के द्वारा रोड, सड़क भी बनाया गया था। जो ग्रैंड ट्रैंक रोड जानते हैं ना, इसको शेर शाह सूरी पहले जाना जाता था, है ना, शेर शाह सूरी के नाम से जाना जाता था। लेकिन ऑकलैंड जो गवर्नर जनरल था, ऑकलैंड ने इसको ग्रैंड ट्रैंक रोड नाम धर दिया। क्या धर दिया? ग्रैंड ट्रैंक रोड। जो आपको जीटी रोड मिलता है ना, कोलकाता से दिल्ली रोडवा जाता है, यही रोड है। इसी को जीटी रोड, इसी को पहले बोला जाता था शेर शाह सूरी। लेकिन ऑकलैंड एक गवर्नर जनरल आया, ऑकलैंड, क्या बोल रहे हैं? ऑकलैंड, वो नाम बदल दिया, नाम बोल दिया जीडी रोड, बोल दिया जीटी रोड। तो बता दीजिए कि जो जीटी जो जीटी जो रोड बनाया गया, जीटी रोड जो बनाया गया, ये कब नाम दिया गया, कौन सा वर्ष दिया गया? कमेंट करके बताइए। हालांकि
आप लोग को ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में बताया गया इसका नाम। देखते हैं कौन बताते हैं कि जीटी रोड कब बदला गया था। ये तो बता दिए कि ऑकलैंड के ज़माने में बदला गया था, लेकिन कब बदला गया था बताएंगे। हालांकि जो शेरशाह सूरी जो सड़क बनाया है, वो बीच में हर एक 14 किलोमीटर में, हर एक 14 किलोमीटर 10 किलोमीटर में एक सराय हुआ करता था। सराय, सराय कहने का मतलब कि व्यापारी लोग यात्रा करेंगे ना, तो रेस्ट करने के लिए सराय हुआ करता था। क्या था? सराय, सराय धर्मशाला टाइप पर। और धर्मशाला में जब कुछ कुछ धर्मशाला में चोरी वगैरह होता था, तो सरकार घोषणा किया था, मतलब राजा घोषणा कर दिया था, जैसे आप जा रहे हैं दिल्ली, कोलकाता से दिल्ली, आपका चोरी हो जा रहा है, आपको चोरी हो जा रहा है, तो चोरी हो जा रहा है तो अब तो शिकायत राजा से कीजिएगा कि आप कैसा व्यवस्था किए हैं। तो राजा जानते क्या कर दिया था? जहाँ सराय हुआ करता था, उस क्षेत्र में मुखिया लोग जो हुआ करते थे, मुखिया लोग के नोटिस दे दिया था कि अगर आपको इस देख रेख करना आपको काम है ना, अगर चोरी हो गया तो जितना वजन चोरी होगा, जितना मान लीजिए कि 5 केजी बेचारा धान लेके आ रहा था, तो धान अगर 5 केजी चोरी हो गया, तो 5 केजी आपको शरीर से मांस काट लिया जाएगा। बताइए कौन मुखिया है जो मांस कटवाना चाहता है? वो तो भाई इसको दिन रात जग के गार्ड करेगा कि हमारे क्षेत्र में चोरी ना हो। सब मतलब मान लो कि क्षेत्र में वो मुखिया है, इस क्षेत्र में मुखिया है, सबकी घोषणा कर दिया। वैसे 1400 सराय बनाया था, है ना। कोलकाता से आपको पेशावर देने तक ला, कोलकाता से पेशावर, अमृतसर, पेशावर, पेशावर तक ला रोड था। अब तो हालांकि भारत में है, कई बंटवारा हो गया, भारत और पाकिस्तान। कितना सराय था? 1400। 1400 सराय में मतलब सगरों मुखिया लोग, जहाँ जहाँ के जो राजा थे, सबको सूचना दिया था, राजा मुखिया के जो भी शासक है, कि अगर जिस क्षेत्र में चोरी हो गया तो उसको क्या करेंगे, उतना वजन मांस काटेंगे। तो भाई कोई चोरी करवाना नहीं चाहेगा। तो ऐसा कानून चलाए थे हमारे शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी का बहुत ही योगदान है बिहार में, है ना। आगे देखिए, शेरशाह के बाद उसका पुत्र इस्लाम शाह, है ना, जलाल खां इस्लाम शाह की उपाधि, जलाल खां जो इस्लाम शाह की उपाधि के साथ गद्दी पर बैठा। बाद में बाद में सूर्यवंश सूर्यवंश 3 भागों में बट गया। 1555 की कहानी फिर सुनिए। 1555 में मछुआर एवं सरहिंद के युद्ध में हुमायूं ने शेर शाह सिकंदर सूरी को पराजित करके सूर्यवंश को अंत कर दिया। ध्यान से देखेंगे, सरहिंद का युद्ध 1555, देखो ध्यान से। जब 1540 में, ऊपर देखिए, जब ऊपर पीछे हम पढ़े 1540 में जब शेरशाह सूरी हुमायूं को भगाया था, ये बेचारा भाग गया, भाग के चल गया राजस्थान वाला क्षेत्र में, क्योंकि दिल्ली में सूर्यवंश स्थापना हो गया। राजस्थान वाला क्षेत्र में भाग गया, और राजस्थान वाला क्षेत्र में उदयराम बहादुर 1542 में अकबर का जन्म हुआ था। अकबर का जन्म 1542 में, है ना। और उधरे बिरसा के महल में जाकर रहा, बिरसाल के महल में राजस्थान में। और जब कुछ दिन के बाद देखा कि शेरशाह सूरी मर गया, और तमाम उसके बाद जो सूर्यवंश में जो शासक बने वो कमज़ोर शासक बने, तो वहाँ से तैयारी करके फिर वहाँ से आया 15 साल के बाद। कब आया? 1555 में। तो आया तो सिकंदर सूरी को पराजित करके, और फिर दिल्ली में सूर्यवंश को स्थापना समाप्त करके, सूर्यवंश या सूर्यवंश दोनों के हैं, सूर्यवंश के समाप्त करके फिर मुगल वंश की स्थापना कर दिया। आइए फिर मुगल वंश के बारे में पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत बहादुर लोग? आइए, चलिए, क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना भाई। बोल रहा है कि शेर शाह की मृत्यु के बाद कुछ वर्ष तक सूर्यवंश का सत्ता बनी रही, लेकिन 55-56 में मुगल साम्राज्य के पुनर्स्थापित हो गया, है ना। दिल्ली में देखिए कि सरहिंद का युद्ध के बाद हो गया। दिल्ली में मुगल राज की पुनर्स्थापना के समय बिहार में ताज खा करारानी के नेतृत्व में एक अफगान राज्य का गठन हुआ। क्या था? ताज खा करारानी के नेतृत्व में एक अफगान राज्य का गठन हुआ। ताज खा करारानी ने अकबर के प्रति सम्मान की नीति अपनाई, लेकिन उसके पुत्र दाऊद खा करारानी ने इसका विरोध किया। ध्यान देंगे, अकबर
अकबर से मुगल बोल रहे हैं, हुमायूं के पुत्र अकबर था। अकबर के समय में ई बंदा आ गया धीरे धीरे। कौन बंदा आ गया? ये आ गया। अब इसका पुत्र जो है से अभी इसका विरोध करता था। दाऊद खां का रानी जो था इसका विरोध करता था। आइए, अकबर ने उसे दंडित करने के लिए स्वयं आक्रमण किया 1576 में, और उसने पटना को जीता और दाऊद खां को पटना छोड़कर भागना पड़ा। जैसे क्या है ना कि उधर दिल्ली में हुमायूं फिर से पुनः स्थापित किया ना, तो बिहार में एक और व्यक्ति क्या कर दिया, अफगान का राजा बना दिया, मैंने अफगान राज का फिर से गठन कर दिया। तब लास्ट टाइम अकबर उसका बात नहीं मान रहा है, तो लास्ट टाइम अकबर ने आक्रमण कर दिया। कब आक्रमण किया? तो 1576 में आक्रमण करके पटना को जीत लिया, और दाऊद खां जो था, दाऊद खां करानी, उसको पटना छोड़कर भागे पड़ गया। पटना छोड़कर भागे पड़ गया, लेकिन सिर्फ जीता, जीत के कुछ नहीं किया। लेकिन दाऊद खां बिहार का अंतिम अफगान शासक सिद्ध हो गया। मतलब उसके बाद कोई शासक नहीं आया। दाऊद खां करानी ही बिहार का अंतिम शासक हुआ। और 76 में तो कब्जा किया, और 80 में क्या कह दिया ना, अकबर घोषणा कर दिया 80 में कि बिहार को मुगल द्वारा एक सूबा या प्रांत का दर्जा दे दिया गया। देखिए, बिहार पर आक्रमण किया गया 76 में, लेकिन बिहार को प्रांत मतलब कि अकबर मतलब मुगल साम्राज्य में मिला के, और मुगल मुगल का एक सूबा, सूबा कहने का मतलब प्रांत, एक छोटा क्षेत्र का दर्जा कब दे दिया गया? तो 1580 में। ये दोनों सवाल पूछता है, चलते हमको इसे समझाने पड़ गया। आगे बोल रहा है, अकबर द्वारा मुनीम खां को बिहार का गवर्नर बनाया गया। मुनीम खां को बिहार का गवर्नर, देखिए ध्यान से, अकबर के द्वारा किससे बनाया गया? तो मुनीम खां को बिहार का गवर्नर बनाया गया। अकबर के समय राजा मान सिंह को बिहार का प्रांतपति 87 से लेकर 94 तक बनाया गया। मान सिंह के समय मुगल साम्राज्य बिहार में काफ़ी मजबूत था। देखिए ध्यान से, ये बिहार का गवर्नर बना कौन? मुनीम खां। लेकिन अकबर के समय राजा मान सिंह को बिहार का प्रांतपति मतलब कि गवर्नर से भी बड़ा पोस्ट होता था, मान सिंह को बना दिया। किसे? तो मान सिंह को बना दिया गया, और उसके अंदर में कौन था? मुनीम खां था। आगे देखते हैं, मान खां के समय रोहतास को बिहार की राजधानी बनाया गया। मान सिंह जो था, राजा मान सिंह के समय रोहतास को बिहार का राजधानी, मतलब कि रोहतास भी बिहार का राजधानी रह चुका है बाबू, है ना। जैसे पटना है ना, इसे पाटलिपुत्र था, है ना। तो बिहार का राजधानी रोहतास भी रह चुका है। कब? अकबर के ज़माना में, मान सिंह के समय। जहांगीर के समय अब बात करते हैं। जहांगीर के समय छोटा नागपुर के क्षेत्र पर मुगलों का अधिकार स्थापित हुआ। छोटा नागपुर जो अभी झारखंड में चला गया है, 2000 के बाद कहाँ चला गया है? क्षेत्र झारखंड में स्थापित हुआ। इस क्षेत्र में मुगलों को हीरा और सोना प्राप्त होता था, है ना। इस सब छोटा नागपुर का जो क्षेत्र है, यहाँ पर हीरा और क्या प्राप्त होता थे? सोना प्राप्त होता था। अब यही देखिए, यही है कि दक्षिणी बिहार में छोटा नागपुर है। दक्षिणी बिहार और झारखंड के आसपास में, हालांकि झारखंड में चला गया है क्षेत्र। दक्षिणी बिहार में आप जमुई जानते हैं, जमुई जहाँ पर भी सोना का भंडार है। देखिए ये क्षेत्र में जमुई से पार कर जाएगा ना, तो बांका होते हुए उधर चले जाएगा कहाँ? जमुई बांका बोल रहा है। जमुई से जस्ट पार कीजिएगा तो आप तो जाइएगा झारखंड में आपको छोटा नागपुर का क्षेत्र मिल जाएगा। तो उधर सोना चांदी होते रहता है ना। आइए अब जहांगीर के समय में देखते हैं और पॉइंट। जहांगीर ने 1621 में राजकुमार परवेज को बिहार का प्रांतपति बनाया, जबकि अकबर किसे बनाया था? तो राजा मान सिंह को प्रांतपति बनाया था, है ना। और जहांगीर किसे बनाया? तो राजकुमार परवेज को। इसके बाद यह पद केवल राजकुमारों को ही दिया जाने लगा। इसके बाद जो पद बन गया ना, अब राजकुमार ही मतलब राजा का ही बाल बुतरू ही जाएगा वहाँ पर। अब कोई टुनमुनी आदमी नहीं जाएगा, है ना, राजकुमार को ही जाएगा। आगे आइए, आगे क्या बोल रहा है, ध्यान से देखेंगे। बोल रहा है कि औरंगजेब ने, अब जहांगीर के बाद औरंगजेब आ गए। औरंगजेब ने अपने प्रिय पौत्र राजकुमार अजीम को 1702 में बिहार का प्रांतपति या सूबेदार नियुक्त किया।
क्योंकि अब राजकुमार हो गया, कहा कि जो राजा का ही बेटा उधर बनेगा क्षेत्र में। तो औरंगजेब का पुत्र था, अजीम बना था, है ना। अजीम ने पटना का नाम बदल कर अजीमाबाद कर दिया, कर उसका सौंदर्यीकरण किया, नाम बदला भी और पूरा सजावट भी किया, नली गली बनाना शुरू कर दिया गया। ऐसा लगे कि हाँ हमारे नाम से है तो हमारे कैसे औरंगाबाद है, नगर बनाना तो रोड गली बनाना सब बना रहा है ना आदमी। वैसे ही उत्तर मुगल काल के शासक, जब जब औरंगजेब का मृत्यु हुआ तो धीरे धीरे उत्तर उत्तर मतलब कि धीरे खत्म क्यों होने लगा। उत्तर के समय, उत्तर में उत्तर रहा है अब शासन। मुगल काल के समय, मुगल काल के शासक फर्रुख शेर ने 1713 में पटना में अपना औपचारिक राज्याभिषेक करवाया। मतलब फर्रुख शेर का राज्याभिषेक कहाँ घोषित हुआ था, तो पटना में। यह पहला मुगल सम्राट था जिसका राज्याभिषेक कहाँ हुआ है, बिहार में हुआ है। शाह आलम द्वितीय का भी विविधता राज्याभिषेक पटना में हुआ, लेकिन कब हुआ है बहादुर लोग, तो 1761 में। लेकिन 1713 का बात कर रहे हैं, पहला बंदा है जो कहाँ, फर्रुख शेर। इसके बाद कौन, शाह आलम द्वितीय भी आया है। शाह आलम द्वितीय के भी राज्याभिषेक में राजा घोषणा कहाँ किया गया, पटने में। लेकिन कब किया गया, 1761 में। आगे देखिए, औरंगजेब जब मृत्यु हुआ 1707 में, 7 के बाद कमजोर होता सत्ता में बिहार बंगाल का भाग बन गया। देखिए पहले बिहार अलग हो गया था, घिंच के शासक लोग लूट के उसको अलग कर दिए थे। लेकिन जैसे औरंगजेब मरा ना, तो बिहार और बंगाल क्या हो गया, बिहार और बंगाल एक में हो गया। अब जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुआ तो पूरा भारत में अलग अलग लोग अपना अपना क्षेत्र को, जैसे औरंगजेब के समय में आपको बोला जाता है कि 21-22 गो था, 21 गो ऐसी था, ये क्या बोलते हैं, सूबा प्रांत, 21 गो प्रांत था। अब धीरे धीरे जहाँ जहाँ के जो क्षेत्र के जिसके, जैसे मान ले कि बंगाल में कोई व्यक्ति के बना दिया है कि आप इसको देख रेख करेंगे, है ना, मान लो हमको बना दिया गया कि पूरा बंगाल का आप देख रेख करेंगे। अब जैसे औरंगजेब की मृत्यु हुआ ना, तो बंगाल में हम घोषणा कर दिए कि अब हम बंगाल का राजा हम हो गए। ऐसे औरंगजेब को मरने के बाद पूरा क्या होने लगा, तो अपना अपना क्षेत्र को खुद का शासक घोषणा कर दिया गया, घोषित कर दिया गया, है ना। और राजों का उदय होना शुरू हो गया, नया नया राज बनना शुरू हो गया। कोई दिक्कत। आगे आइए, जैसे मुर्शीद कुली खां था। मुर्शीद कुली खां पहला बंदा है कि 1727 तक ला बिहार बंगाल उड़ीसा का सुल्तान रहा। उसके बाद मतलब कि मुर्शीद कुली खां जो है ना, जैसे औरंगजेब का मृत्यु होता है ना, तो मुर्शीद कुली खां कहा जाता है ना कि आप बंगाल का नवाब हम हैं। तो बोला जाता है कि बंगाल का प्रथम नवाब कौन है, तो मुर्शीद कुली खां। मतलब राजा घोषित कर दिया। रहा कहाँ तक ला, 27 तक ला रहा। अब बोल रहे उसके बाद सरफराज खां नवाब बना। अलीवर्दी खां ने घिरिया के युद्ध में सरफराज खां को हराकर और खुद बंगाल का नवाब बन गया, है ना। कौन बन गया, अलीवर्दी खां। घिरिया का युद्ध 1740 में युद्ध लड़ने के बाद सरफराज खां को पराजित कर दिया और बंगाल का नवाब खुद बन गया। कौन बन गया, अलीवर्दी खां। उसने उसने मुगल साम्राज्य को 2 करोड़ रुपए देकर अपने पद को स्थापित किया था। बाप रे बाप, देख लीजिए, अलीवर्दी खां मुगल साम्राज्य को 2 करोड़ रुपया दिया। 2 करोड़ आज भी बहुत ज़्यादा है, और उस समय तो ज़्यादा नहीं, कुछ बहुते ज़्यादा होगा। होगा कि नहीं होगा, अपने से बताओ उस समय। आगे देखिए, 1556 में अलीवर्दी खां की मृत्यु तक बिहार बंगाल उड़ीसा क्षेत्र पर उसका प्रत्यक्ष नियंत्रण रहा, मैंने डायरेक्टली नियंत्रण था। इसके बारे में हालांकि बंगाल के नवाब के बारे में मुर्शीद कुली खां, अलीवर्दी खां, घिरिया का युद्ध सब हम लोग पढ़ चुके हैं, हम आपको पढ़ा भी दिए हैं। ऑफलाइन में पढ़ा दिए और ऑनलाइन में पढ़ा दिए, अब जाकर देख भी सकते हैं। आइए अब हम लोग सिख के ज़माना में चलते हैं। बिहार में कुछ सिखों का योगदान है, तो आइए देख लेते हैं। सिख धर्म और बिहार, सिख धर्म और बिहार। बोल रहा है कि सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक थे। बहुत अच्छा है भाई, एक वीडियो भी आपको बना के हम दिए थे सिख धर्म के बारे में, है ना। तो आप सिख धर्म के बारे में उस समय ही पढ़े होंगे, और यहाँ भी थोड़ा देख लीजिए ये स्पेशली जो बिहार में क्या योगदान है। सिख धर्म का संस्थापक गुरु नानक थे। उन्होंने बिहार में गया,
राजगीर, पटना, मुंगेर और भागलपुर की यात्रा भी किए थे, है ना। भागलपुर क्या किए थे, यात्रा भी किए थे। आप कमेंट करके बताइए कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। बॉयज़ लोग को बताना है गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, और गर्ल्स लोग को बताना है गुरु नानक का जन्म कब हुआ था, इस भी बताना है। ये लड़का लोग को बताना है, लड़का लोग को बताना है कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, लड़के लोग को बताना है कि गुरु नानक का जन्म कब हुआ था। देखते हैं कौन बताते हैं। आगे देखिए, सिख धर्म के 9वें गुरु श्री तेग बहादुर भी सासाराम गया होते हुए पटना आए थे। यहाँ वे अपनी पत्नी गुजरी देवी को छोड़कर गए थे। जब आए थे ना यहाँ पर घूमने, अपनी पत्नी को गुर्जरी देवी को यहाँ पे छोड़ दिए थे। जो माँ बनने वाली थी, जो गुर्जरी देवी जो थी, वो जो माँ बनने वाली थी, वही पटना में गुर्जरी देवी का ही एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम था गुरु गोविंद। और इन्हीं पर गाना सुने होंगे, गुरु गोविंद के दो मुखड़े। इसके बाद हमको आता नहीं है ना। आगे देखिए, ये समझ में आ गया कि गुरु गोविंद का माता जी के भी नाम समझ में आया, क्या नाम माता जी के है, तो गुजरी, है ना। आगे देखिए, सिख धर्म के 10वें एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में 26 दिसंबर 1666 को हुआ। 1666 को इनका जन्म हुआ, बिहार में हुआ। यही चलते हम लोग सिख धर्म पढ़ रहे हैं, क्योंकि बिहार में इसका योगदान है, और नहीं होता योगदान तो हम लोग यहाँ पर अभी नहीं पढ़ते। आगे देखिए, गुरु गोविंद सिंह 1676 में 10वें गुरु बने तथा 1699 में उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना किया है। किसका स्थापना, खालसा पंथ का। हालांकि खालसा पंथ क्या है इसके बारे में डिटेल बता चुके हैं। आगे देखिए, तख्त श्री हरमंदिर 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 पटना साहिब सिख धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है। पटना साहिब जो है उसका नाम क्या है, श्री हरमंदिर पटना साहिब। इसका निर्माण महाराजा रणजीत सिंह ने करवाया था। महाराजा रणजीत बाद में करवाया गया था, जब सिख धर्म अलग अलग भागों में बट गया ना, तो उसमें से एक राजा ये भी हुआ करते हैं। महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा पटना में सिखों का जो धार्मिक तीर्थ स्थल है, जहाँ पर इनका जन्म हुआ था, वहाँ पर बहुत बड़ा मंदिर बनाया गया है। यहाँ पर हालांकि लंगर व्यवस्था भी चलता है, हम गए भी थे, लंगर व्यवस्था में खाए भी थे, और आप भी जाएंगे तो वहाँ पर खा सकते हैं, है ना। आइए, अगले पॉइंट, यहीं तक था जी बहादुर लोग, आप लोग का पूरा बिहार का प्राचीन इतिहास। बिहार का प्राचीन इतिहास आपको यहीं तक था। अब हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, तो बिहार का आधुनिक इतिहास के बारे में। तो आपको देखिए बहादुर लोग, आपका प्राचीन खत्म हो गया, आपका मध्यकालीन खत्म हो गया, है ना। मध्यकालीन ये पूरा का पूरा आपको खत्म हो गया। और मध्यकालीन आपको ऐसा मध्यकालीन छोटा सा योगदान है बिहार में, तो चलते आपको एक ही वीडियो में पूरा का पूरा मध्यकालीन खत्म हो गया, है ना बहादुर लोग। देखिए, मध्यकालीन पूरा आपको एक ही वीडियो में खत्म हो गया। तो कुल मिला के आज आपका मध्यकालीन समाप्त, है ना। आज आपको क्या हो गया, मध्यकालीन समाप्त। तो बहादुर लोग, क्लास कैसा लगा आप कमेंट करके बताएंगे। कुछ सवाल भी इसमें हम आपसे किए हैं, सवाल का जवाब भी देने की कोशिश कीजिए, है ना। और इससे पहले जो प्राचीन इतिहास नहीं लिखे हैं तो आप लिख लेंगे, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है बहादुर लोग, बिहार पुलिस, है ना, बिहार पुलिस या दरोगा या आपको BSSC SSC, ये तमाम जो एग्ज़ाम है सब, जो BPSC, तमाम एग्ज़ाम में सब सवालें आते रहती है बार बार। तो आप जो पीछे छूट गया उसको लिखेंगे, और इस क्लास को अच्छे से समझेंगे, और जो भी इसमें सवाल हम किए हैं, लड़का हो या बॉयज हो, जो भी सवाल किए हैं हम, उसका जवाब आप देंगे, है ना। तो अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं, विदाई लेते हैं, और हम लोग अगले दिन आएंगे जब, तो हम लोग डायरेक्टली शुरू करेंगे बिहार का आधुनिक इतिहास। बिहार का आधुनिक इतिहास तो एकदम मज़ेदार पॉइंट है, मज़ेदार चैप्टर है। उसको पढ़ेंगे, ज़बरदस्त पढ़ेंगे, और पढ़ने में भी आपको भी मन लगेगा, है ना। क्योंकि मॉडर्न में हम लोग गांधी की कहानी सुनेंगे,
राजकुमार शुक्ल की कहानी सुनेंगे, जवाहरलाल नेहरू की कहानी सुनेंगे, राजेंद्र प्रसाद की कहानी सुनेंगे, है ना, जयप्रकाश नारायण की कहानी सुनेंगे। ये हम लोग अगला क्लास में हम लोग सुनेंगे, क्योंकि अगला क्लास में आपको आधुनिक इतिहास से पढ़ना है, मॉडर्न हिस्ट्री बिहार के पढ़ना है ना। तो आज़ाद कैसे हुआ बिहार, अलग कैसे हुआ बिहार, के बाद झारखंड कैसे अलग हुआ, सब हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।